हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक कैंपस आपके अपने इंस्टीट्यूट पर। और मैं आपको जनरल साइंस में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। पीटीईटी, बीएससी, बीएसटीसी या और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, जनरली केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इन तीनों के पोर्शंस पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं केमिस्ट्री का पोर्शन लेकर चल रहा था और अब हम एक काम करते हैं कि केमिस्ट्री के पोर्शन को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पूरे एंटायर केमिस्ट्री को ना लेकर जो इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं सारे उनको आगे लेकर चलते हैं। ठीक, जनरली मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था आपको। ठीक है, अब मैं आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, कि क्वांटम नंबर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ये सारे हो गए। अब आता है बेसिकली क्वांटम नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह इनके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत कम चांस है कि इनके क्वेश्चंस पूछे जाए, क्योंकि ये फिर इंटरनल केमिस्ट्री हो जाती है। एक्सटर्नल केमिस्ट्री, परमाणु की संरचना में सिर्फ उनके मॉडल ही पूछे जाते हैं, उनके गुणों का इतना अध्ययन नहीं किया जाता। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे एक टास्क है जो अपन आगे किसी और टॉपिक में पढ़ लेंगे, फिजिक्स में देख लेंगे इसको, क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम है जो हमें पढ़नी है। ठीक दोस्तों, अपन आगे चलते हैं और तो क्वांटम संख्या के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। देखो, क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं, एन, एल, एम और एस। इसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, इसे कहते हैं द्विघनाशी क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है और इसे बोला जाता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, उसके बाद ये होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और उसके बाद ये आती है चक्रण यानी स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, n की जो वैल्यू है, n स्मॉल n, ये हमेशा अगर n स्क्वायर में है तो इसका मतलब ये है कि ये कोश, नंबर ऑफ शेल या कक्षा के बारे में बता रही है। ठीक है, n का मान 1 रखेंगे तो पहली कक्षा, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा, n का मान 3 रखेंगे तो तीसरी कक्षा, n का मान 4 रखेंगे तो 4 कक्षा। कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि मुख्य क्वांटम संख्या के अनुसार n का मान दुगना करते हैं तो सारी कक्षाओं का पता लग जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है इसमें कि मुख्य क्वांटम संख्या और क्या बताती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या अगर 2n स्क्वायर के रूप में है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बताती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता करना है तो उसे लिखेंगे 2n स्क्वायर के रूप में। ठीक, तीसरी चीज ये क्या बताती है, ये बताती है ऊर्जा। परमाणु की ऊर्जा के बारे में अगर पता करना है तो हमें मुख्य क्वांटम संख्या चाहिए। दूसरा, परमाणु की क्या बताती है, परमाणु की बताती है त्रिज्या। अगर परमाणु की त्रिज्या पता करनी है तो भी हम मुख्य क्वांटम संख्या के पास जाएंगे। इसके अलावा क्या बताती है, इसके अलावा बताती है घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेग। ये क्वांटम संख्या आसानी से बता सकती है। ठीक, इसके अलावा क्या बता सकती है, इसके अलावा बता सकती है कोणीय संवेग। स्थायित्व, यानी वो सारी प्रॉपर्टीज जो हम परमाणु के रूप में देखते हैं, परमाणु के बारे में जानना चाहते हैं, वो मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा पता लगाया जा सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लूँ तो n का मान अगर मैं 2 रखता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मैंने n का मान 2 रखा, ठीक है, तो इसमें टोटल कुल 4 कक्षा होगी। ठीक, इस 4 कक्षा में 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और
इन 8 इलेक्ट्रॉनों के स्थायित्व से लेकर सभी गुणों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है दिगांशी क्वांटम संख्या की। ठीक है, दिगांशी क्वांटम संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो ये उपकोष के बारे में बताती है, जिसे हम शव सेल कहते हैं, उपकोष की जानकारी देती है। दूसरा, कक्षक या उपकोष का अभिविन्यास बताती है। ठीक, ये दूसरा कैरेक्टर है इसका। इसको L को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि N बराबर होता है, L बराबर होता है N-1। ठीक, यानी N का मान अगर 1 है तो L का मान 0 होगा। N का मान अगर 2 है तो L का मान 1 होगा। N का मान अगर 3 है तो L का मान 2 होगा। मैं समझ रहा हूं कि आप समझ चुके हैं कि L का मान L पर निर्भर करता है। अगर L की वैल्यू निकालनी है तो N को पढ़ना होगा, और N पता लग गया तो सब कुछ पता लग गया। बस अब अभिविन्यास निकालना है, ओरिएंटेशन निकालना है कि कक्षक हकीकत में होता कैसा है, उपकोष कैसा होता है। ठीक है, देखिए अब अगर L का मान 0 हो तो उसे S उपकोष कहा जाता है। L का मान 1 हो तो उसे P उपकोष कहा जाता है। अगर L का मान 2 हो तो उसे D उपकोष कहा जाता है, और अगर L का मान 3 हो तो उसे F उपकोष कहा जाता है। उपकोष क्या है और इन्हें कैसे समझते हैं? उपकोष जो कोष है, हमारी कक्षा है, उसके भीतर का भाग है। जैसे मैंने कहा n बराबर 2, ठीक, तो 2 में मेरे पास कुल कक्षा कितनी हो गई? 4 हो गई। उन कक्षाओं को, कक्षा तो एक ही है, दूसरी है, सिर्फ दूसरी कक्षा तो दूसरी है, लेकिन इस कक्षा को उपकोष या उपकक्षा या कक्षक के रूप में बांटा गया है। अब इस 4 के अंदर कुल कैसे होगा? तो इसमें अगर n का मान 2 है, मतलब n बराबर यहां तक है, n का मान 2, n का मान 2 है तो ये 2 चीजें संभव है। ठीक, और ये 2 चीजें संभव है, इसका मतलब L बराबर 0 भी हो सकता है, L बराबर 1 भी हो सकता है। इसका मतलब S और P 2 प्रकार के उपकोष इसमें पाए जाएंगे। तो ये छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर n का मान 2 हो तो उपकोष कितने होंगे, कोष कितने होंगे। ये सिंपल सी जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब नेट मैग्नेटिक इफेक्ट कितना है। जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, रोटेट करते हैं, उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जैसे हम घूम रहे हैं तो या तो हम क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे या हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे, 2 ही तरीके होंगे हमारे घूमने के। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, मतलब चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करता है, तो जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मूव करते समय वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय बल डेवलप करता है, उत्पन्न करता है। समझ रहे हो? तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उनका खुद का एक चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय बल होगा। ठीक है, जिसका मान L पर डिपेंड करता है और -L से 0 तक और +L तक जाता है। यानी M को -L से 0 तक लेकर जाएंगे और 0 से +L तक लेकर जाएंगे। ठीक है, अब आती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या में क्या होगा? इसे स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, और S का मान या तो +½ होता है या होता है -½ ये 2 मान होते हैं इसके। चक्रण क्वांटम संख्या S के रूप में पाई जाती है। सब ऊपर है।
चक्रण क्वांटम संख्या ये प्लस हाफ या माइनस हाफ के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ठीक, अब माइनस हाफ प्लस हाफ का मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो प्लस हाफ से दर्शाया जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो माइनस हाफ से दर्शाया जाएगा। ठीक, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है अगर चक्रण क्वांटम संख्या होती है तो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर परमाणु संरचना का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है अपना। ठीक है, जो बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ वो सिंपल सा लॉजिक है कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है परमाणु की, ठीक है, कि परमाणु के रासायनिक गुणों का अगर हम अध्ययन करना चाहें कि परमाणु के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं या यौगिक क्या होता है, किस प्रकार पाया जाता है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों मैटर, पदार्थ। देखो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस वो है जिसका द्रव्यमान हो प्लस स्थान घेरता हो, यानी आयतन हो, जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो और स्वयं स्थान घेरता हो या पात्र का आयतन ग्रहण कर लेता हो, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक, पदार्थ के दो भाग होते हैं। सिंपल चीजें पढ़ते हैं। पदार्थ के दो पार्ट होते हैं। ठीक, इन दोनों भागों को हमने इनकी अवस्थाओं के रूप में देखा है। ठीक है, पहला होता है भौतिक भाग, पदार्थ का भौतिक भाग, और दूसरा होता है बच्चों रासायनिक भाग। रासायनिक भाग यानी ये फिजिकल और ये केमिकल पार्ट। ठीक, फिजिकल पार्ट और केमिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट में तीन स्टेट आती हैं। एक को हम कहते हैं सॉलिड, मतलब ठोस। एक को हम कहते हैं लिक्विड, मतलब द्रव। एक को हम कहते हैं गैस, मतलब गैस। ठीक है, ठोस वो है जिसकी आकार, आयतन, ज्यामिति डेफिनेट मतलब निश्चित हो। द्रव वो है जिसका आयतन निश्चित हो पर ज्यामिति जो है वो अनिश्चित हो। क्यों ज्यामिति अनिश्चित होती है? मान लीजिए हमारे पास आधा लीटर दूध है, दूध की थैली है, और उस दूध की थैली को अगर हमने ऐसे पकड़ रखा है तो फिलहाल जो दूध है, जो द्रव अवस्था है, उसकी आकृति ऐसी होगी, हॉरिजेंटल क्षैतिज रूप में होगी, लेटी हुई। अगर उस दूध की थैली को हम ऐसे पकड़ लें तो अब भी वो दूध आधा लीटर ही है, लेकिन अब दूध गोलाकार हो जाएगा, नीचे की ओर इकट्ठा हो जाएगा। तो हर बार उसकी शेप यानी ज्यामिति बदलती रहेगी, तो ज्यामिति निश्चित नहीं होती। गैस वो होती है जिसका आयतन भी निश्चित नहीं होता और ज्यामिति भी निश्चित नहीं होती। ये दोनों की दोनों इसकी अनिश्चित होती है। देखो, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में हम सबसे पहले लेते हैं ठोस अवस्था। ठीक, दूसरा हमने लिया द्रव अवस्था, और तीसरा हमने लिया गैस अवस्था। समझ लो, ठोस अवस्था की पहचान आकार, आयतन, ज्यामिति निश्चित होंगी, निश्चित। द्रव में ज्यामिति निश्चित नहीं होगी, आकार निश्चित होगा। गैस में आयतन, ज्यामिति दोनों अनिश्चित होगी। उदाहरण दुनिया भर के, ठीक, ठोस के उदाहरण जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में हो पिघले ना, वो ठोस है। ये मार्कर, मैं, आप, कुर्सी, टेबल, पंखा, ये सभी ठोस है। कांच, समझ लो, हीरा, धातु जितनी भी है प्रकृति में, अभी आगे चलेंगे अपन। ठीक है, वो सारे के सारे ठोस है। द्रव वो है जो कमरे के ताप पर पिघला हुआ हो, दहने का गुण हो, जिसकी ज्यामिति निश्चित ना हो। गैस वो है जो कमरे के ताप पर ना तो निश्चित आयतन रखती हो और ना ही निश्चित ज्यामिति रखती हो, तो गैसीय अवस्था वो होगी। दुनिया भर की वायुमंडलीय गैसें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, हीलियम, आर्गन, सारी गैसें इसमें आ जाएंगी। द्रव के अंदर हम दूध ले सकते हैं, हम पानी ले सकते हैं, हम एल्कोहल ले सकते हैं, हम शहद ले सकते हैं। दुनिया भर की चीजें आप जानते हो, खाते पीते हो, वो सब द्रव के अंदर आती है। ठीक, अब बात करते हैं रासायनिक भाग। रासायनिक भाग भी दो पार्ट होते हैं।
एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध भाग। रासायनिक रूप से हमने यौगिक के दो भाग बनाए हैं, एक बनाया है मिश्रण और दूसरा बनाया है प्योर पार्ट। मिश्रण जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण का पहला भाग जो है उसे हम कहते हैं समांगी भाग, और जो दूसरा भाग होता है उसे कहते हैं विषमांगी भाग। ठीक, ऐसे ही शुद्ध पदार्थ के दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं तत्व और दूसरे को कहा जाता है यौगिक। ठीक है दोस्तों, तो समांगी क्या है, विषमांगी क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है। मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर, समांगी का मतलब होता है होमोजीनस, विषमांगी का मतलब होता है हेट्रोजीनस। ठीक, शुद्ध का मतलब होता है प्योर, प्योर। तत्व का मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। समझ आ रहा है ना? देखो, मिक्सचर की बात करते हैं। होमोजीनस का मतलब है संगठन समान हो, संगठन एक जैसा। मतलब समझाता हूं, आपने पानी में मिश्रण बनाना ना, पानी में चीनी घोली, घुल गई साहब चीनी, मौज होगी, है ना। तो चीनी घुलने के बाद अगर हमें पता करना है कि हमारा जो मिश्रण हमने बनाया है वो मीठा हुआ है या नहीं हुआ है, तो बताओ क्या करते हैं? पूरा ग्लास पानी पीते हैं या चम्मच से उसको, या उंगली से, या थोड़ा सा लेकर हम उसको टेस्ट करके पता कर लेते हैं। 100% आपको पता है ये बात कि आप टेस्ट करके ही पता करोगे। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर जितने चीनी के अगली कण है पानी के साथ, उतने ही नीचे होंगे, यानी संगठन कैसा है? एक जैसा है। ऐसे जितने भी मिश्रण है उनको समांगी मिश्रण कहते हैं, जिनमें संगठन एक जैसा होता है। जैसे जल प्लस शर्करा, जल प्लस नमक, ठीक, जल प्लस एल्कोहल, ये सारे के सारे समांगी मिश्रण है क्योंकि इनका संगठन समान होता है। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिनका संगठन समान ना हो, कॉमन सी बात है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, विषमांगी मिश्रण क्या है? जिनमें संगठन समान ना हो, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब संगठन समान ना होने का मतलब क्या है? आप मिट्टी लो, पानी में घोलो, घुल जाएगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा? मिट्टी का अधिकांश भाग नीचे बैठ गया पेंदे में और पानी धुंधला हो गया। इसका मतलब पूरी तरह घुलनशील नहीं है। ठीक है, अगर हमें पता करना हो, सीमेंट लो, पानी में डालो, रख दो, पानी काला काला दिखेगा लेकिन सीमेंट नीचे जमा हुआ दिखेगा। तो ये क्या है? ये हेट्रोजीनस भाग है, ये विषमांगी भाग है जिसमें संगठन समान नहीं होता, मतलब कंपोजिशन कैन नॉट बी इक्वल थ्रू आउट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं एलिमेंट की, तत्व की। ठीक, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक जैसा, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे सल्फरेट, फास्फोरस 4, हीरा, डायमंड, ठीक है, N2, O2, O3, ओजोन, ये सब क्या है? कैसे बने हैं? केवल एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक, ये सारे के सारे तत्व, इसे गंधक कहते हैं, नाम तो सुना होगा। इसे लाल फास्फोरस कहते हैं, इसे हीरा कहते हैं, हीरा सदा के लिए ना, हमारे पास तो है ही नहीं, कहां सदा के लिए, C4, डायमंड। अब बात करते हैं अपन यौगिक की। यौगिक वो है जो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, एक से ज्यादा तत्व। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया पानी, हमारो पानी, पीबा को पानी, ठीक, H2, ठीक, H2 का मतलब ये है कि ये एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फिर मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लराज जिसे कहते हैं हम, किंग ऑफ केमिकल, अम्लों का राजा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन से मिलकर बना, यानी
एक से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना है तो इसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जो एक ही परमाणु से मिलकर बना हो उसे तत्व कहेंगे। विषमांगी वो होगा जिसका संगठन समान होगा, समांगी वो होगा जिसका संगठन एक जैसा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आगे की समाचार देखते हैं। आगे पदार्थ के दो भाग होते हैं, द्रव्यमान और स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। और इसके दो भाग होते हैं, भौतिक भाग, रासायनिक भाग। भौतिक भाग 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक भाग 2 भागों में बांटा गया है, मिश्रण और शुद्ध। मिश्रण को हम 2 पार्ट में पढ़ लेते हैं, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण होगा तो संगठन समान होगा, विषमांगी मिश्रण होगा तो संगठन असमान होगा। शुद्ध होगा तो तत्व होगा या यौगिक होगा। तत्व होगा तो एक ही परमाणु से मिलकर बना है, यौगिक हुआ तो एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर बना होता है। बाकी हम पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों, हमने भौतिक अवस्था देखी, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, कुछ पदार्थ ऐसे हैं प्रकृति में जो ठोस द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो मैं उन पदार्थों के बारे में आपको बताना चाहता हूं क्योंकि उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो आता है, सिर्फ सब्सटेंस के बारे में बता रहा हूं, उनके नेचर के बारे में बता रहा हूं क्योंकि जनरल कंपटीशन एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, कि वो सब्सटेंस या पदार्थ के बारे में, अगर ठोस द्रव अवस्था के बारे में है। वर्गीकरण तो हो गया, अब मैं बताना चाहता हूं पदार्थ के बारे में जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ठोस पदार्थ की बात करते हैं। तो ठोस पदार्थ में हम 5 ऐसे पदार्थ लेंगे जिनको कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, इसमें सबसे पहला आता है हीरा, जिसे हम कहते हैं डायमंड। ठीक, अब इसके बारे में हम क्या बात करें, देखो सबसे पहले ये पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है डायमंड। ठीक है, दूसरा ये कार्बन का एक अपर रूप है। पहला प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, दूसरा कार्बन का अपर रूप। ठीक, बात समझ में आ गई? अपर रूप का मतलब क्या होता है? आइसोमॉर्फिक स्टेज है। ठीक है, अब समस्थानिक भी कह सकते हैं आप, आइसोटॉप भी कह सकते हैं, आइसोमॉर्फिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी बात जो आपके काम की है, इसकी समचतुष्फल की अवस्था पाई जाती है जिसमें इसका बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो पहला पॉइंट इसका क्या आया हमारे सामने? पहला पॉइंट क्या आया? कठोरतम पदार्थ, कठोरतम पदार्थ। दूसरा पॉइंट क्या आया हमारे सामने? ठीक, उच्च घनत्व। तीसरा पॉइंट क्या आया हमारे सामने? बताओ बताओ बताओ। अच्छा मैं बताऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो हीरे के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये कठोरतम पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उच्च घनत्व के रूप में पाया जाता है पृथ्वी पर। तो तीसरी बात, इसकी समचतुष्फलकीय अवस्था होती है। समचतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल। ठीक, जिसमें इसका जो कोण है वो 109 डिग्री 28 सेकंड का होता है, मिनट का, सॉरी, ऐसे। इसे कहते हैं समचतुष्फलकीय अवस्था। सॉरी, वापस बना देता हूं। बन जा रे, काय को नहीं बन रहा तू? ठीक, ये कार्बन की समचतुष्फल की अवस्था और ये जो बंद कोण है ये 109 डिग्री का होता है। ठीक है, तीसरी जो सबसे अच्छी बात है कि समचतुष्फल की अवस्था के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप, आइसोमॉर्फिक ऑफ कार्बन, मॉर्फिज्म रखता है, अपर रूपता दर्शाता है। ठीक, तो ये हो गया हीरा। उच्च घनत्व वाला पदार्थ है, पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है, चतुष्फल की अवस्था में पाया जाता है, बंद कोण इतना होता है और कार्बन का अपर रूप होता है। ये सारे सवाल पूछे गए आपको। देखो ये कार्बन का अपर रूप है लेकिन ये काले रंग का नहीं होता, यानी जिस वस्तु में कार्बन पाई जाती है, जनरली हम कार्बन को ब्लैक समझते हैं, लेकिन जिस वस्तु में कार्बन पाया जाता है और कार्बन के साथ उसकी डेंसिटी बढ़ जाए, अगर घनत्व बढ़ जाए कार्बन का, तो कार्बन अपने रंग को चेंज कर देता है।
वो श्वेत रंग का हो जाता है। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो पदार्थ है हमारा वो है टंगस्टन। ठीक, टंगस्टन ये पृथ्वी का सबसे कठोरतम धातु इसलिए माना गया है क्योंकि इसका गलनांक 3386 केल्विन के आसपास देखा गया। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3386 के आसपास देखा गया है, इसीलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब में किया जाता है। विद्युत बल्ब का अगर निर्माण करना हो तो उसमें टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक गलनांक वाली धातु भी इसे ही कहा जाता है, टंगस्टन को। ठीक है, टंगस्टन कोई मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, टंगस्टन स्वतंत्र धातु है जो तत्व के रूप में पाई जाती है। बात समझ में आई? उच्च घनत्व होता है, जितने भी कठोर पदार्थ हैं उन सबका घनत्व हमेशा हाई ही मिलेगा, आपको उच्च ही मिलेगा, गलनांक ज्यादा ही मिलेगा। विद्युत बल्ब में इसका निर्माण किया जाता है। टंगस्टन को इस रूप में पूछा जाता है। हीटर के तार इसी से बनाए जाते हैं। हीटर के तार जो बनाए जाते हैं उसमें टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। बल्ब बनाने में जो अंदर वायर होता है पतला सा, एक स्प्रिंग आपने देखी होगी, वो भी टंगस्टन धातु की होती है। हीटर में जो कॉइल होती है उसमें भी टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है, जो बहुत अच्छा टॉपिक है धातु के रूप में, उसे हम कहते हैं एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। अब मिश्र धातु में सबसे पहले आता है ब्रास। ब्रास यानी होता है पीतल। अब पीतल क्या है? पीतल क्या है? पीतल बर्तन बनते हैं पीतल के, और भी हमारे नल जो है वो भी ब्रास के आते हैं। हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रास से मिलकर बनी होती है। लेकिन ब्रास किससे मिलकर बना होता है? क्वेश्चन ये है कि ब्रास किससे मिलकर बनाता है? तो ब्रास बना होता है कॉपर प्लस जिंक से। कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, ब्रास यानी पीतल। उसके बाद हम कहते हैं जर्मन सिल्वर। ये भी एक मिश्र धातु है और इसका निर्माण कॉपर, जिंक और आयरन से होता है। और कभी कभी इसमें 1% निकल भी मिलाया जाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आया तो हमने निकल मिलाया। ठीक है, जर्मन सिल्वर के रूप में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं कि पीतल का घटक क्या होते हैं, जर्मन सिल्वर के घटक क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिश्र धातु, एक क्वेश्चन आता है मिश्र धातु, वो वाली मिश्र नहीं, मिश्र धातु। ये बहुत अच्छा सवाल है और काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मिश्र धातु और मिश्र धातु, बच्चा कंफ्यूज है, लिखूं क्या? मेरी मम्मी ठीक और मेरी मौसी शक्ल एक जैसी। अब समझ ना आए, साड़ी भी एक जैसी पहन रखी है, मैं हूं छोटा, अब मैं बहुत सारी जो महिलाएं बैठी हुई हैं उनमें वो दोनों बैठी हुई है, मैं कंफ्यूज किसके पास जाऊं? बच्चा ढूंढता फिरता, शायद चेहरा देखता हुआ, कौन सी मेरी वाली, मेरी माई कौन सी? तो वो रूप मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मिश्र धातु और मिश्र धातु में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये मिक्स एलॉय है और ये मिश्र मेटल है। मिश्र मेटल किससे बनता है? मिश्र मेटल बनता है एक्टेनॉइड तत्वों से। एक्टेनॉइड तत्वों का रूप है। समझ में आई बात? एक्टेनॉइड क्या है? आवर्त सारणी में दो सीरीज होती है, एक लेंथेनॉइड और एक एक्टेनॉइड। तो एक्टेनॉइड तत्वों का जो रूप है उसे मिश्र धातु कहते हैं। बहुत से मिश्र धातु बनाए जा सकते हैं एक्टेनॉइड तत्वों से। बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें भी मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। तो इसमें और इसमें अंतर है, इस बात का आप बेहद ध्यान रखना। ठीक, तो ये 4 अपने हो गए। मैंने आपको कहा था कि मैं 5 पढ़ाऊंगा और 5वां हमारा जो है वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ये अधातु है, मतलब इसका गुण धात्विक प्रकृति का नहीं होता। ये धातु है सारे जिनके बारे में मैं बता रहा हूं। ये भी अधातु है, नॉन मेटल है। ये भी नॉन मेटल है, लेकिन इसे क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहली चीज तो ये C6 स्टेज में होता है, यानी हेक्सागोनल। यह हेक्सागोनल पाया जाता है जिसे कहते हैं षटकोणीय अवस्था। षटकोणीय